आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रादायनी फसलें। मुद्रादायनी फसलें जिनसे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है उन्हें हम मुद्रादायनी फसलें कहते हैं, जिनके माध्यम से हमारी राष्ट्रीय आय में भी बढ़ोतरी होती है। तो बहुत ही हमारे लिए लाभकारी है, हमारे देश के लिए लाभकारी हैं। उसमें जो फसल आती हैं वो आती है हमारी चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना है, कपास है, जूट है, ये सब हमारी क्या होती है मुद्रादायनी फसलें होती हैं। तो हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा होगा चाय। ठीक है, चाय जो है ये मैंने हमेशा आपको जो भी फसलें बता रही हूँ उसके कुछ पृष्ठभूमि लेके चल रहे हैं हम, उसकी क्या स्टोरी हिस्ट्री क्या रही है। चीनी जो है, चाय जो है ये चीनी मूल का पौधा है, चीनी मूल का पौधा है। ठीक है, कैसे पता है? वहाँ पे एक शुंग राजा थे और कहते हैं उनका प्याला पानी, गर्म पानी पीते थे वहाँ के लोग। तो प्याला गर्म था और अचानक से हवा चली तो कुछ सूखी पत्तियां उड़ के उनके प्याले में गिर गई। जैसे ही प्याले में गिरी, प्याले का जो पानी का रंग था, क्योंकि गर्म था, गर्म पानी में चाय की पत्ती डालते कलर, वो कलर चेंज हुआ। उन्होंने फिर उसको हल्का सा टेस्ट करवाया, तो टेस्ट करने पे अच्छी लगी, उसके कोई दुष्प्रभाव नहीं हुए, तभी से वो पेय पदार्थ के रूप में चाइना में प्रचलित हो गई। वहीं से चाय का कहते हैं धीरे धीरे प्रसार हुआ और भारतीय क्षेत्र में आ गया। भारत में चाय के लिए अगर हम किसी को कहेंगे कि भारत में चाय के बागान लगाना है, चाय का विस्तार करने में किसी का योगदान था, तो भारत में ब्रिटिश लोगों द्वारा चाय के प्रति रुझान ने इसे स्थापित किया। ठीक है, किसके द्वारा किया ये भी आपको पता होगा। 1834 में लॉर्ड बेंटिंक द्वारा सबसे पहले चाय उत्पादन हेतु सर्वप्रथम पहली बार समिति गठित की गई। ठीक है, इस समिति को जब गठित किया गया तो उसमें इन्होंने बताया कि चाय, क्योंकि इन्होंने पी के देखा, ठंडे प्रदेश के थे तो इनके लिए तो बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ था, तो इनका उसके प्रति रुझान बढ़ा और रुझान बढ़ने के कारण उन्होंने इसके लिए स्पेशली एक समिति गठित की कि भारत में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां चाय का उत्पादन किया जा सके। तो उन्होंने पता किया, क्योंकि वो तो उपनिवेश उनके जगह जगह थे, चाइना में भी थे, तो उनको पता था कि चाय का जो पौधा है उसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए, जो मिट्टी चाहिए, जो पहाड़ी ढाल क्षेत्र चाहिए, वो सब भारत में है। क्यों ना भारत में इसका शुरुआत की जाए ताकि हम उसका उपयोग कर सकें, क्योंकि भारत में जो उत्पादन होता था वो ले जाके अपने क्षेत्र में बेचते थे, तो उनके लिए एक क्षेत्र मिल गया था जहाँ चाय का उत्पादन किया जा सकता, वो था भारत। तो भारत में जब इसके काम शुरू किया गया तो भारत में देखा गया कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे इसका कार्य किया जा सकता है। तो देखिए, चाय के लिए कुछ कंडीशन क्लियर थी कि चाय के लिए जो कुछ चीज़ें चाहिए, उन्होंने कहा था जलवायु। तो जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु, उन्होंने चाय के पौधे के लिए जो जलवायु चाहिए, उष्ण तथा उपोष्ण आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। आर्द्रता का मतलब पानी कितना चाहिए, अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा होनी चाहिए औसत वार्षिक वर्षा, इन्होंने कही 150 सेंट, इन्होंने जब इसकी उपयोगिता निकल के आई कि कैसे 150 से 250 सेंटीमीटर इसको जल की आवश्यकता चाहिए। लेकिन जल कैसा होना चाहिए? ढाल युक्त भूमि पर। ढाल युक्त भूमि मतलब पहाड़ी ढाल। इसमें अगर पानी रुक गया तो जड़ें सड़ जाएंगी, इस वजह से इसमें ढालूनुमा ऐसा ढाल होना चाहिए, पानी मिलना, कंटिन्यूटी बारिश होती है पानी लेकिन बह के नीचे निकल जाना चाहिए। तो ढाल युक्त भूमि पे ही इसकी पैदावार की जा सकती है। मृदा की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी, ह्यूमस से भरपूर, जिसमें ह्यूमस तो आप जानते हैं सड़ी गड़ी पत्तियों का ढेर, जानवर जो मर जाते हैं और जीवाणु कीटाणु उसको सड़ा गला देते हैं, तो जो खाद तैयार होती है वो सबसे उत्तम किस्म की खाद कौन सी होती है? ह्यूमस होती है। तो लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस भरपूर होना चाहिए, वहाँ बहुत अच्छा होगा। लेकिन विशेष रूप से, विशेष मैं यहाँ लिख रही हूँ,
इस मिट्टी में कैल्शियम बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, क्यों? अब ऐसा क्यों कि कैल्शियम कम होना चाहिए? कैल्शियम तो नहीं, मरुस्थलीय क्षेत्र की मिट्टी में कैल्शियम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो हमारी धरातल है वो छलनी नुमा है। हजार अरबों संख्यों छेद हैं जिनके माध्यम से ऑक्सीजन है, पानी है, सब छन छन के ज़मीन के नीचे जाता है। अब अगर इस मिट्टी में कैल्शियम आ जाएगा तो जो छेद हैं वो क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, क्योंकि हार्ड होता है। बंद हो जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन है या पानी है वो अंदर नहीं जा पाएगा। और इसमें तो वैसे ही ढालनुमा में ऐसे पहाड़ है और पहाड़ के ये ढाल हैं, इन ढालों पे, इन ढाली क्षेत्रों पे बागान लगाए जा रहे हैं। अगर छेद भी बंद हो गया तो पौधे अपने पोषक तत्व, एक तो पानी रुक नहीं रहा, और रुक नहीं रहा तो फिर उसको अगर पीने की क्षमता भी नहीं रहेगी तो पौधे की विकास नहीं हो पाएगा। इस वजह से इसमें क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा कम होनी चाहिए ताकि छेद खुले रहें और पोषक तत्व वो कंटिन्यूटी में प्राप्त कर सकें। इनके लिए खुली धूप भी अच्छी होती है, लेकिन पाला बहुत खराब होता है। चूहों से बहुत सुरक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि चूहे खा जाते हैं। निकोटिन नाम का पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ होता है, तो एक बार उनके मुंह लग जाता है। बहुत ज़्यादा पानी रुक गया तो जड़ें सड़ जाएंगी। तो इसके, और इसको जो सुखाए, इसकी पत्तियों का विशेष महत्व होता है। वर्षा हो गई, अब हम बात करते हैं तापमान की। तापमान देखिए, उष्ण उपोष्ण, गर्मी चाहिए लेकिन कम मात्रा में। तो कितनी चाहिए? हम 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए क्या चाहिए होता है? तापमान चाहिए होता है, जिससे इसका विकास हो सके। इसकी जो पत्तियां होती हैं ये श्रम आधारित, अगर एक तरीके से बात करें तो कैसा उद्योग है? श्रम आधारित उद्योग है। इसमें अधिकतर काम क्या करते हैं? श्रमिक करते हैं। मशीनरी का उपयोग बड़े स्केल पे होता है, क्योंकि पत्तियां जो होती हैं, हम पेड़ काट नहीं सकते कि गेहूं की खेती की तरह क्रशर चला, नहीं। इसमें महिलाएं विशेष रूप से ज़्यादा काम करती है। अब तो पुरुष भी करने लगे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हैंड से पत्तियां चुननी होती हैं। पेड़ की हाइट भी 3 मीटर तक रखी जाती है, मतलब रेंज में रहे, हमारे हाथ की रेंज में रहे, जिससे हम आसानी से चुन के अपनी टोकरी में पत्तियां डाल लें। और पत्तियों को धूप में ना सुखा के अगर छांव में सुखाया जाता है तो उत्तम किस्म की चाय का निर्माण होता है। और उस पर या फिर रोलर चला देते हैं जिससे वो जल्दी सूख जाए। इसका उत्पादन भारत में इन कंडीशन में किया जाता है। अगर भारत में बात करें चाय के उत्पादन की, कि भारत में कितने, वैसे तो देखिए चाय की 6 किस्में होती हैं। विशेष रूप से आपने काली चाय, हरी चाय, सफ़ेद चाय, उलोंग चाय सुनी होगी। लेकिन भारत में विशेष रूप से जो चाय की किस्में हैं, चाय की किस्में, क्योंकि भारत का भूगोल पढ़ना है। भारत में चाय की किस्मों की बात करें तो 2 हैं। एक तो है हमारी चीनी चाय, चीन से आने वाला पौधा, और दूसरी है हमारी असमिया चाय, या इसको असमी चाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या तो असमी चाय या असमिया चाय, और दूसरी चीनी चाय, या जिसको दूसरे नाम की अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है बोहिया, बोहिया चाय। भारत में मुख्य रूप से असम में होती है। ये अपने नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र जो है तमिलनाडु और केरल वाले भाग में, वहाँ होती है। इसके अलावा एक तीसरी चाय और हो रही है सफ़ेद चाय भारत में। ठीक है, सफ़ेद चाय क्या होती है? देखिए, जो चाय का पौधा होता है ग्रीन ग्रीन, आपने बागानों में देखा हो, जब उसमें नई नई पत्तियां खिलती हैं या छोटे छोटे फूल आते हैं तो उनके चारों ओर एक है ना रुई जैसा हल्की हल्की वाइट से एक कवरिंग आ जाती है, जिसको कलेक्ट करके या तो बिल्कुल नया फूल हो या उसके चारों ओर झाड़ सी जो छोटी छोटी जाली बन जाती है वाइट कलर की, उसको इकट्ठा करके आसवन विधि से जो चाय बनाई जाती है वो होती है हमारी सफ़ेद चाय। वर्तमान में जैसे हरी ग्रीन टी का बहुत आजकल डिमांड है, ऐसे ही सफ़ेद चाय का ही होता है, क्योंकि काली चाय में जो होती है या उसमें क्या होती है, थोड़ा एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। इनमें वो मात्रा निकोटीन की और उनकी कम हो जाती है और आसवन विधि के माध्यम से और उत्तम किस्म से बनती है, तो महंगी भी मिलती है। अगर अब रेट बताएं, रिसेंटली जो 2019 और 21 में इसकी चाय की बिक्री 10,000 रुपये प्रति किलो के भाव से इंडिया में ही बिकी है, तो विदेशों में तो देखिए इसकी रेट कितनी ज़्यादा होगी। तो किस्मों में आपको ये ऐसे ध्यान रखनी है। भारत में अगर बात करें उत्पादन की, तो भारत का विश्व में चाय उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहला तो चीन का चला गया। निर्यात की बात कर रहे हैं
निर्यात में हमारा चौथा स्थान है, पहला स्थान श्रीलंका का है। तो ये हमारे 2020 की आपकी सिचुएशन बता रही हूँ कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। उत्पादन में सेकंड है, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन भी है और खपत भी है, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। निर्यात हम इसी वजह से ज़्यादा नहीं कर पाते कि हमारे यहाँ ही खपत हो जाती है। श्रीलंका में उत्पादन इतना नहीं है लेकिन निर्यात ज़्यादा करते हैं, तो उनकी जो इकोनॉमिकली कहते हैं राष्ट्रीय आय जो पूरी निर्भर करती है 50% चाय के बेचने पर ही निर्भर करती है। और अगर भारत में बात करें किसका पहला नंबर है, तो भारत में चाय उत्पादन में असम पहले नंबर पे है, पश्चिमी बंगाल दूसरे नंबर पे है, तमिलनाडु और केरल, ये इनकी रैंकिंग हो गई। और ये चारों मिलके 95% चाय उत्पादन करते हैं भारत का। अब सोचिए अकेले 4 राज्य ही 95% उत्पादन कर दे रहे हैं। तो इसमें अगर मैं इसको आंकड़े अभी आपको 2020 के आंकड़े भी बताऊं तो इसने 701 मिलियन किलोग्राम उत्पादन किया है। 2020 जुलाई के आंकड़े बता रही हूँ मैं, इस वजह से पहले पे। पश्चिमी बंगाल ने किया है 344 मिलियन किलोग्राम उत्पादन 2020 के आंकड़े। तो फर्स्ट रैंक पे कितना अंतर है, आधे का ही अंतर हो गया पूरा का पूरा। तो असम पहले नंबर पे। असम के भी इलाकों की बात करें तो अपने सूरमा घाटी क्षेत्र है, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, नाहरकटिया सूरमा घाटी का नीचे है, आसमी क्षेत्र है। तो उन पहाड़ी ढालों पे इसका विशेष रूप से उत्पादन किया जाता है। मैप के माध्यम से अगर हम इसे जानना चाहें, ठीक है, ये हमारा भारत का मैप हो गया। और अगर विशेष रूप से मैं बात करूं, मैंने आपको 4 क्षेत्र बता दिए। ये तो अपना असम वाला हो गया, सूरमा घाटी वाला क्षेत्र, यहाँ दार्जिलिंग वाला क्षेत्र, ये पश्चिमी बंगाल। इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ पे हैं, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र जहाँ ये विशेष रूप से होता है। यहाँ पे होता है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु, और यहाँ केरल वाले क्षेत्र में। यहाँ विशेष रूप से पहाड़ी ढालों पे चाय का उत्पादन किया जा रहा है। अगर बात करें पूरे भारत की, भारत के 16 राज्यों में चाय का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन 95% उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है। इसके पैदावार और तापमान की मैंने आपको बता ही दिया है। खुली धूप होनी चाहिए, लेकिन पाला इसके लिए बहुत हानिकारक होता है। धूप में सुखाने, अब तो धूप में भी सुखा लेते हैं, लेकिन उत्तम किस्म की चाय चाहिए तो हमें क्या करना होता है, छांव में सुखाना होता है। तो कुछ आंकड़े भी मैंने आपको बेसिकली बता दिए कि फर्स्ट रैंक किसकी है, सेकंड किसकी है, कितना उत्पादन हुआ है आंकड़ों के अकॉर्डिंग। तो भारत में चाय का उत्पादन जो है, जो निर्यात होता है यूरोपियन देशों को होता है, वहीं पे इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। और क्योंकि ठंडे प्रदेश हैं, पेय पदार्थ ठंड में, आप देखिए अब सर्दियां शुरू हो गई तो हमारे घरों में भी चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों में इसका निर्यात होता है। और हमारा जो सबसे ज़्यादा निर्यात होता है वो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चाय का उत्पादन। दूसरी हमारी जो इम्पोर्टेंट फसल है वो है कहवा। कहवा जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, कॉफ़ी। हिंदी में कहवा, इंग्लिश में कॉफ़ी के नाम से ये जाना जाता है। अगर बेसिकली बात करें ये कहाँ का मूल, अगर बात करें कहाँ का पौधा है, तो ब्राज़ील की अमेज़न नदी घाटी क्षेत्र का मूल पौधा है। एक्चुअली जंगली झाड़ी था, सीधी सी बात करें जंगली झाड़ी है, लेकिन कहाँ का, अमेज़न विश्व की सबसे बड़ी नदी। देखिए, एक विश्व की सबसे लंबी और बड़ी दोमना में है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका में है। विक्टोरिया झील से निकल के उल्टी चलती है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, भूमध्य सागर की ओर। और अगर विश्व की सबसे बड़ी का मतलब हम बात करें क्षेत्रफल, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, कितने लंबे एरिया और कितने चौड़े एरिया को कवर कर रही है, तो बड़ी के आधार पे जो है वो है हमारी अमेज़न नदी घाटी का जो क्षेत्र है, वहाँ से इसकी कहते हैं उत्पत्ति मानी गई है। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ी सी हिस्ट्री हर एक की बता रही हूँ, तो इसमें आपको हिस्ट्री में मेंशन कर देती हूँ
कि कॉफ़ी का जो पौधा था, ये जो विशेष रूप से यमन क्षेत्र से भारत में आया था, वहाँ से जब ये आया था तो इसको लेके आने वाले जो थे मुस्लिम थे, वो थे बाबा बूदन। बाबा बूदन जो थे वो हज की यात्रा पे गए थे, और जब ये हज की यात्रा पे गए तो उन्होंने वहाँ पे कॉफ़ी जो पेय पदार्थ था उसका सेवन किया, उन्हें अच्छा लगा। यमन में एक बहुत सख्त कानून है कि वहाँ से कॉफ़ी का जो बीज है वो कच्चे रूप में आप नहीं ले जा सकते, आप उसको भून के ले जाइए या उसका कोई पदार्थ बना के ले जाइए, लेकिन आप उसका जो मूल है, मतलब कच्चा रूप है, उसको मतलब बीज रूप बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उनका मानना था बीज रूप बाहर चला गया तो उनके यहाँ से वो फसल बाहर चली जाएगी और उनके यहाँ की वो डिमांड कम हो जाएगी, जिससे उन्हें उनके देश की आय प्राप्त होती थी। तो इस पे बाबा बूदन महोदय ने क्या किया, एक तरीके से तस्करी की थी। तस्करी तो आप जानते हैं बिना जानकारी के, लेकिन वो तस्करी भी थोड़ी जानकारी में थी। कहते हैं इस्लाम में 7 का अंक बहुत ही क्या माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो बाबा बूदन ने क्या किया, क्योंकि मुस्लिम थे, जानते थे, तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ 7 बीज लिए कॉफ़ी के, और उन 7 बीजों को कपड़े में लपेट के अपनी कमर से बांध लिया। जब उनकी तलाशी ली गई तो 7 बीज निकले, क्योंकि उसमें वो पवित्र माना जाता है मुस्लिम समुदाय में 7 का अंक, तो क्योंकि सिर्फ 7 बीज थे तो इस वजह से उनको किसी ने रोका नहीं और वो उसको लेके कहाँ आ गए, भारत आ गए। भारत में जब वो आए तो सबसे पहले पहुँचे मैसूर, और मैसूर में जाके चंद्रगिरी की पहाड़ी पे सबसे पहले जो पौधरोपण भारत में किया गया, भारत में सर्वप्रथम चंद्रगिरी की पहाड़ी पर कॉफ़ी के बीजों को बोया गया। देखिए हिस्ट्री मैंने आपको बताई दी कैसे है। बाबा बूदन थे चंद्रगिरी की पहाड़ी पे, क्योंकि बाबा बूदन ने सबसे पहले बोया था, तो उनके इतने बड़े कार्य के लिए उस पहाड़ी का नाम क्या रख दिया गया वर्तमान में, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। जिनको नहीं पता है बाबा बूदन की पहाड़ी कहाँ है, तो कर्नाटक में है, जो अभी हम डायग्राम से मैं मेंशन करेंगे। सबसे पहले चंद्रगिरी की पहाड़ी पे उगाया गया, लेकिन लाया सबसे पहले कहाँ गया था, मैसूर लाया गया था। मैसूर से वहाँ से लाके इन्होंने यहाँ पे निजी तौर पे उगाया था, कोई व्यावसायिक रूप से नहीं उगाया था, निजी तौर पे सबसे पहले उगाया गया। जब देखा कि वहाँ पे क्लाइमेट उनको उष्ण उपोष्ण जो आर्द्र जलवायु चाहिए थी, इसको लिए भी जैसे चाय के लिए ढालयुक्त ज़मीन चाहिए, वैसी ही ढालयुक्त ज़मीन मिल गई। पानी भी इसको 150 से 200 मतलब तकरीबन चाय वाली कंडीशन थी, लेकिन थोड़ा चाय से मोटा बीज होता है इसका। तो निजी तौर पे उगाने के बाद इसको व्यावसायिक रूप पे धीरे धीरे जैसे डेवलप होता गया, एक वो किया गया, इसका जो उत्पादन है वो बढ़ता गया और इसके रूप पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया, क्योंकि ये पेय पदार्थ के रूप में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी। तो भारत में मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले कहाँ से आया था और कैसे लाया गया था। अगर भारत में बात करें तो जो ये हमारे यहाँ की जो कॉफ़ी होती है, भारत की जो कॉफ़ी होती है, भारत की कॉफ़ी को अगर विश्व स्तर पे कहा जाए तो इसको मानसून कॉफ़ी कहते हैं। मानसून कॉफ़ी के नाम से जानी जाती है। कारण बता दूं, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो मानसून के पे निर्भर करता है। मानसून मतलब जो हमारा सावन का महीना जुलाई से सितंबर का जो टाइम होता है, उस दौरान जो मानसून आता है केरल से ही। अगर हम ज़मीनी क्षेत्र की, वैसे तो अंडमान निकोबार टच कर जाता है, लेकिन भारत में ज़मीनी तौर पे सबसे पहले प्रवेश करता है वो केरल से करता है। 5 जून से जो त्रिवेंद्रम हम कहते हैं, वो डेट आगे पीछे हो जाते हैं, कहीं 1 जून हो जाती है, कभी 5 जून हो जाती है, कभी 10 जून, वो डिपेंड करता है कितने टाइम पे वो आ रहा है। बेसिकली आपको 5 जून बुक्स में मिलेगा देखने को। तो 5 जून को जब त्रिवेंद्रम से प्रवेश करता है तो क्षेत्र तो वही आ गया केरल। और अगर मैं बात करूं कि ये सबसे पहले मानसून कॉफ़ी, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन अगर पहले बात करूं, पहला क्षेत्र कौन से, प्रथम क्षेत्र तो अपने हो जाएंगे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। बेसिकली तो यही क्षेत्र है हमारे यहाँ कॉफ़ी उत्पादन के लिए, जहाँ सबसे पहले विकास किया और आज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। अगर द्वितीय क्षेत्र हैं जिनको विकसित किया गया है, थे नहीं, विकसित किया गया टेक्नोलॉजी के माध्यम से, खाद के माध्यम से, कंडीशंस देखते हुए, तो अपना है उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटवर्ती
क्षेत्र। अब देखिए यहाँ तटवर्ती इलाके में जो आर्द्र जलवायु होगी, देखो एक तो समुद्र स्थलीय समीर और जलीय समीर। जलीय समीर जब आती है तो अपने संग नमी लेके आती है और नमी के कारण इनके बीजों को अच्छी मात्रा में पोषण प्राप्त होता है, नमी के कारण वो बड़े हो जाते हैं। तो तटवर्ती इलाकों में यहाँ पे भी महेंद्रगिरी की पहाड़ी या नारकोंडम की पहाड़ी क्षेत्र पड़ जाती है, तो उन क्षेत्रों में इनका ढालयुक्त जमीन मिल गई इनको, तो वहाँ पे पैदावार। तीसरे क्षेत्र जो डेवलप किए गए हैं भारत में, तीसरे क्षेत्र हैं वो हैं हमारे पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इन क्षेत्रों में भी इसका विकास किया जा रहा है क्योंकि वो क्षेत्र तो पूरा ही पर्वतीय है, बारिश वहाँ कंटिन्यू होती है, तो उन क्षेत्रों में भी इसके विकास की ओर भारत सरकार का ध्यान दिया जा रहा है कि किन किन क्षेत्रों में। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा तो उत्पादन इन्हीं में होता है, लेकिन विकसित रूप से नए रूप में इनको विकास किया जा रहा है। तो आपको एक तो कहाँ सबसे पहले हुई, किसके माध्यम से हुई, उस पहाड़ी का क्या नाम रखा गया, इसके बारे में हमने बात कर ही ली है। इसके अलावा हम बात करें तो इसकी जो हमारे यहाँ जो मानसून कॉफ़ी होती है, पैसिफिक हाउस फ्लेवर इसकी विशेष, इस कॉफ़ी की जो विशेषता है वो है पैसिफिक हाउस फ्लेवर, इस नाम से जानी जाती है। इसका जो फ्लेवर है वो पैसिफिक हाउस फ्लेवर के नाम से जानी जाती है। अगर मैं इसकी गुणवत्ता की बात करूं तो बहुत अच्छी गुणवत्ता नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है कि बहुत अच्छी है इसकी डिमांडो, नहीं, बहुत ही साधारण नीरस किस्म की कॉफ़ी होती है, इसलिए लेकिन इसका नाम क्या है? पैसिफिक हाउस फ्लेवर। तो मानसून कॉफ़ी या पैसिफिक हाउस फ्लेवर के नाम से इसको हम आप जान सकते हैं। भारत में अगर बात करें तो भारत में जैसे चाय की मैंने 2 किस्में बताई थी आपको, एक तो चीनी चाय और एक असमिया चाय, ऐसे ही कॉफ़ी की हमारे यहाँ 2 किस्में होती हैं। एक तो होती है हमारे यहाँ अरेबिका, जो सबसे पहले कॉफ़ी जो बाबा बूदन लेके आए थे वो अरेबिका कॉफ़ी के बीज थे। अब वर्तमान में जो हो रही है वो होती है रेबिस्टा। रेबिस्टा कॉफ़ी जो सबसे ज़्यादा इस समय प्रचलन में है वो है रेबिस्टा। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो पैदावार, ये संकर बीज प्रणाली है। सबसे पहले जो सर्वप्रथम बोई गई थी, सर्वप्रथम बोई गई थी वो कौन सी थी? अरेबिका। लेकिन वर्तमान में उत्पादन किसका हो रहा है? रेबिस्टा, जो कि संकर प्रणाली है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 17वीं शताब्दी में बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक में इसका विकास किया गया, अरेबिका किस्म की बोई। तो जो अरेबिका किस्म की जो उपज बोई गई थी, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अरेबिका सबसे पहले बोई गई थी। तो 17वीं शताब्दी में कर्नाटक के बाबा बूदन की पहाड़ी पर सर्वप्रथम अरेबिका, सन याद रखना है, जगह ध्यान रखनी है, पहाड़ी का नाम याद रखना है, किस्म कौन सी? अरेबिका किस्म की कॉफ़ी बोई गई थी, ठीक है। सन इंपॉर्टेंट है, किस सन में ये बोई गई थी? तो 17वीं शताब्दी में इसको बोया गया था। इसके बाद अगर बात करें, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया था सर, अब तो वर्तमान में काफ़ी फेमस हो गया है। यमन से मैसूर मुस्लिम संत थे बाबा बूदन, जिन्होंने इसको लाके यहाँ पे अपनी कमर पे बांध के लाए थे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ निजी तौर पे कब उगाई गई थी, सबसे पहले निजी तौर पे जब बाबा बूदन लाए थे तो 1670 में निजी तौर पर उगाई गई थी। और अगर व्यावसायिक स्तर की बात करूं तो 1840 में व्यावसायिक स्तर पे इसका प्रचलन शुरू हुआ और 19वीं शताब्दी में आते आते क्या हुआ, भारत में पूरी तरह विकसित हो गई।
क्षेत्र मैंने आपको बताई दिए। तो सन आ गया 1840, 19वीं में आके तो हम व्यापार करने लग गए। और सबसे पहले जो 1670 में जो मैंने चंद्रगिरी की पहाड़ी की बात की थी तब बात की गई थी, और 17वीं शायद बाबा बूदन की पहाड़ी नाम का कर्नाटक में, वहाँ पे जाके इसका कार्य शुरू कर दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि क्या है, कैसे है, किसके माध्यम से आई, किसने इसका बढ़ावा दिया। इन चीज़ों के बारे में भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, कैसी चीज़ें होनी चाहिए, कहाँ कहाँ इसका विकास किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके लिए बारिश कितनी चाहिए और टेम्परेचर कितना चाहिए। ठीक है, जलवायु की बात करें सबसे पहले, उष्ण या उपोष्ण, आर्द्र जलवायु। ठीक है, वही चीज़ आ गई। तापमान की बात करें, तापमान चाहिए 16 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके लिए टेम्परेचर चाहिए। वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, और ये भी औसत वार्षिक तापमान ही है, वार्षिक तापमान। ठीक है, मिट्टी की बात करें, दोमट या काली मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी रहती है कॉफ़ी के उत्पादन के लिए। तो मिट्टी हो गई, बारिश हो गई, मिट्टी के साथ साथ ज़मीन कैसी होनी चाहिए, तो मैंने जैसे चाय में लिखी थी ढाल युक्त भूमि, क्योंकि जैसे ही पानी रुकेगा जड़ें फिर से खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, इस वजह से इसके लिए कैसी भूमि चाहिए, ढाल युक्त भूमि चाहिए होती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉफ़ी का जो प्रवर्धन है कहवा के बीजों के द्वारा होता है, जो बीज होते हैं उनके माध्यम से कॉफ़ी बनती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि पत्तियों से होती होगी। भारत में जो रोबस्टा किस्म की कॉफ़ी है सबसे ज़्यादा होती है। अगर मैं इसको कहूँ भारत में कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, तो भारत में कॉफ़ी बोर्ड जो है वो है हमारा बंगलुरु में, भारतीय कॉफ़ी बोर्ड, ये है बंगलुरु। चाय का बताना भूल गई थी, तो भारतीय मैं आपको चाय का भी बता देती हूँ, भारतीय चाय बोर्ड ये है कोलकाता में। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि बोर्ड के नाम, तो कॉफ़ी का बंगलुरु में है और चाय का कोलकाता में है। तो ये हो गई हमारी कॉफ़ी और कहवा, दो मुख्य किस्में